तो गाजा में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक बड़ा चैलेंज आईडीएफ के सामने है, टनल का नेटवर्क। जी हां, जो सुरंग है हमास के पास, वो एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना आईडीएफ कैसे करेगी, उसकी रणनीति में धीरे धीरे यह भी साफ हो जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी करुणा। इजरायल हमास युद्ध का आज 19वां दिन है। गाजा पर इजरायल का विध्वंसक प्रहार जारी है। 24 घंटे में आईडीएफ ने हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया है। गाजा की 20,000 से ज्यादा इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। अभी यह युद्ध कितना विध्वंसक होगा, इन तस्वीरों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, युद्ध और भीषण होता जा रहा है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, यह आपको बता दें। इजरायल का गाजा पर अभी बड़ा हमला हुआ है। गाजा पर ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक किया गया। आईडीएफ ने टैंक से भी हमला किया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी एक बड़े हमले को इजरायली सेना ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने अंजाम दिया है। जरा तस्वीरें देखिए और धमाके की आवाज सुनिए। अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जनिन में अल-कुद्स ने किया जोरदार हमला। 4 इजरायली सैनिक हुए घायल, कई इजरायली सैन्य वाहन हुए तबाह। जनिन के अल हदफ फ्रंट पर रामने सामने की जंग। और आप देखिए एक और बड़ी खबर, जनिन में इजरायली एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत। वेस्ट बैंक के कैफे में जोरदार हमला हुआ। इजरायल ने अस्कर रिफ्यूजी में छापे मारे हैं इजरायली सेना ने। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। जनिन शहर में दोनों के बीच गोलीबारी शहर में बज रहे हैं खतरे के साथ। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल लेबनान बॉर्डर पर भीषण युद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। तस्वीरें देखिए आप, 12 इलाके से आईडीएफ ने दागे हैं कई रॉकेट। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इसमें ध्वस्त किए गए। और हमास ने इजरायल पर हमले का वीडियो किया है जारी। हमास ने इजरायल पर किए रॉकेट हमले। हमास का रॉकेट एक इमारत पर गिरा। और गाजा में सुरंग से इजरायल काफी परेशान है। जमीन के नीचे सुरंग का पूरा एक नेटवर्क है। ग्राउंड ऑपरेशन में सुरंग बाधक है और सुरंग के अंदर हथियारों का जखीरा भी है। इजरायली सेना पर सुरंग से हमले की आशंका बनी हुई है क्योंकि हमास का पूरा नेटवर्क इस टनल नेटवर्क से ही इस वक्त ऑपरेट करता नजर आ रहा है। और आइए अब ये समझ लेते हैं जो सुरंग युद्ध है वो कैसा होने वाला है। अब ये समझना बहुत जरूरी है, हमास ने सुरंगों का कितना बड़ा नेटवर्क और इसको कैसे तैयार किया है ये आप देखिए। हमास का दावा है कि गाजा में 1300 से ज्यादा सुरंगें हैं। ये सुरंगें 500 किलोमीटर के पूरे इलाके में दायरे में फैली है। ये गाजा की लंबाई से 10 गुना ज्यादा है। इन सुरंगों को बनाने का काम 2005 से जारी है। ये सुरंगें इतनी गहरी होती हैं कि इजरायल के बमों को ये बाकायदा झेल सकती हैं। और देखिए एक थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन की रिसर्च के मुताबिक क्या इंफॉर्मेशन आ रही है,
गाजा में सुरंग निर्माण के लिए हमास टेंडर तक निकालता है बाकायदा, और एक सुरंग के निर्माण में 83 लाख रुपए का खर्चा आता है। मस्जिदों और सार्वजनिक जगहों पर सुरंग के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। 900 कर्मचारी 3 महीने लगातार काम करते हैं तो एक सुरंग बन पाती है। ईरान और उत्तर कोरिया के इंजीनियर सुरंग बनाने में हमास की मदद करते हैं। 2018 में हमास चीफ इस्माइल हानियह ने दावा किया था कि गाजा में वियतनाम युद्ध में बनाई गई सुरंगों के मुकाबले 2 गुनी सुरंगें हैं। यानी सुरंगों के इस नेटवर्क को तोड़ना बिल्कुल भी आसान इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए नहीं होने वाला है। और आप यह भी देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि इन सुरंगों के बारे में इजरायली डिफेंस फोर्स को जानकारी ना हो। अलग अलग वक्त पर इजरायली डिफेंस फोर्स की याहलोम यूनिट इन सुरंगों को नष्ट भी करती आई है। अब देखिए कब कब आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन छेड़ा गया इन सुरंगों के खिलाफ। साल 2014 में आईडीएफ ने सुरंगों को निशाना बनाते हुए हवाई और जमीनी ऑपरेशन को शुरू किया था। इस ऑपरेशन में लगभग 32 सुरंगों को नष्ट किया गया था। यह सुरंग करीब 100 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। इन 32 सुरंगों में से 14 सुरंगें तो इजराइल के इलाके में निकल रही थी। सुरंगों का यह जाल पूरे नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था। उस समय इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि कुछ ही दिन में सारी सुरंगों को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इस काम में कई हफ्ते का वक्त लग गया। बावजूद इसके सुरंगों का यह जाल पूरी तरह से आज तक नष्ट नहीं हो पाया। कुछ और बड़ी खबर आ रही है रवि। बिल्कुल, इन टनल्स के नेटवर्क को लेकर आईडीएफ का दावा, हमास के सुरंगों को लेकर आईडीएफ का दावा। सुरंग से निकलते देखे गए लड़ाके, ये आईडीएफ ने कहा है। सुरंग से निकलने के दौरान मारे गए कई हमास के लड़ाके। सुरंग कई मीलों तक लंबी थी, इजरायली फोर्स का यह दावा है। और 2021 का एक मैप है जिसे दिखाकर इजरायल ने दावा किया था कि उसने करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली सुरंगों को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। ये वही मैप है, इसे ध्यान से देखिए और समझिए। ये बीट हनून गाजा सिटी खान यूनिस इलाके में फैले थे ये टनल का पूरा नेटवर्क, और उसी का ये मैप है जो इजरायल के पास था और जिसमें आईडीएफ ने दावा किया था कि एयर स्ट्राइक से इनको नष्ट कर दिया गया था। और देखिए, इजरायल ने इन इलाकों में सुरंगों को भले ही तबाह करने का दावा किया हो, लेकिन हमास का दावा था कि इजरायल ने जितनी सुरंगें तबाह की है वो इस पूरे सुरंग नेटवर्क का सिर्फ 5% था। आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, इस सब के बाद 2022 में खान यूनिस इलाके में 70 मीटर गहरी सुरंग का पता चला, जिससे पता चला कि सुरंग के मामले में हमास के दावों में कितना दम है, ये दावे कितने सही है। और दावा इस बात का भी किया गया कि इन्हीं सुरंगों के जरिए दूसरे देशों से रॉकेट गाजा तक पहुंचे और फिर उससे रॉकेट हमला किया गया। इजरायल को भी यह पता है कि सुरंग है, लेकिन कितने कहां तक फैली ये नहीं पता। इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन के ऐलान के बाद भी वो अभी तक गाजा में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया है। और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर सतीश कुमार एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो सुरंगों का पूरा जाल फैला हुआ है, ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाला है जब अंदर जाकर गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन और तेज होगा? तो ना, एक आपने जो कहा अभी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। हालांकि जैसे आपने बताया, इसका एक्सपीरियंस इजराइल को है पहले, लेकिन 2 चीजें आप लोगों ने जो अभी बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो बताया आपने कि 30 मीटर गहरी और दूसरी 70 मीटर गहरी सुरंग है। उनका जो है, उनको डिस्ट्रॉय करना, अगर बंकर बस्टिंग एम्युनिशन जो अभी इस्तेमाल कर रहे थे उससे भी फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, कई जगह पर डबल सुरंगें हैं, डबल लेयर है। पहले लेयर पर सुरंग है और फिर नीचे भी है। इन सुरंगों में उनके हेडक्वार्टर्स हैं, आर्म्स एम्युनिशन हैं, इनके लड़ाके वहाँ पर हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से ऑपरेशन ज़्यादा रुक रहा है, वो है कि इसमें बंधक भी हैं। तीसरी चीज़, इसके अंदर और एक्सपीरियंस देने के लिए अभी अमेरिका से उनके जो मेरीन फोर्स के कमांडर थे स्पेशल ऑपरेशंस के, जनरल जेम्स ग्लिन, वो भी आ चुके हैं इजराइल में इनको एडवाइस करने के लिए, इसके बारे में आगे बताने के लिए। तीसरी चीज़, जहाँ तक ये लड़ाई है, ये जो है बिल्टअप एरिया की, इसमें कंबाइंड आर्म्स लड़ाई होगी। ये बहुत छोटी होगी। अभी आप जो बता रहे थे, एक मान लीजिए सुरंग है, कहां पर है, कॉम्बैट होगा,
बहुत मुश्किल है। ये क्लोज कॉम्बैट होगा और इसी वजह से ये सारे चैलेंजेस हैं। इजराइल के गोलन हाइट्स में हमला हुआ है, सीरिया बॉर्डर की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, पूरे शहर में एयर रेड सायरन बज रहे हैं और कुछ दिन पहले उत्तरी इजराइल पर कई मोर्टार भी दागे गए थे। तो सीरिया बॉर्डर की तरफ से ये रॉकेट दागे गए हैं। आप देखिए, जिस बात का डर है दरअसल उसकी ही तस्वीरें हैं ये। लेबनान बॉर्डर तो था ही, अब सीरिया बॉर्डर की तरफ से ये रॉकेट दागे गए। किसने दागे इस पर अब सवाल तो है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि सीरिया बॉर्डर की तरफ से ही ये रॉकेट दागे गए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। तेल अवीव में एक बार फिर से रॉकेट हमला हुआ है। गाजा से तेल अवीव पर प्रहार किया गया। आयरन डोम ने हालांकि इस रॉकेट हमले को नष्ट कर दिया। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नाकाम किया गया आयरन डोम ने कैसे इस हमले को, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इजरायली शहर तेल अवीव पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। वहीं हमास के लड़ाकों ने गाजा में घुसने की कोशिश की। नेवी का दावा, मारे गए 10 हमास लड़ाके समंदर के रास्ते से घुसपैठ की कोशिश की, गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान 10 हमास लड़ाके मारे गए, ये नौसेना का दावा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया गया। इजराइल पर तबाही मचाने का दावा किया गया। तो ये देखिए, हमास ने इजराइल पर जो ताबड़तोड़ रॉकेट की बौछार की, उसका वीडियो सामने आया है। और आप देखिए, हमास किसी भी सूरत में ऐसा साफ नजर आ रहा है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी हार मारने को तैयार नहीं है। लगातार रॉकेट के जरिए इजरायली शहरों पर हमला बोला जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर बमबारी की गई है। सीरिया ने भीषण बमबारी की। इजरायली मीडिया का दावा, हमले के बाद कई इजरायली बस्तियों में बिजली गुल हो गई। ये देखिए आप। और देखिए, हमास बंधकों को छोड़ने के लिए अब बंधक के बदले जमीन ऑपरेशन चलाएगा, यानी वो हर बंधक के बदले गाजा के आगे जमीन पर बातचीत करेगा। हमास का प्लान है कि वेस्ट बैंक की जितनी जमीनों पर इजराइल ने यहूदियों को बसाया है उन्हें वहां से हटाया जाए। 2012 से पहले वेस्ट बैंक में जमीन की जो स्थिति थी, हमास बंधकों के बदले उसी नक्शे को बहाल करना चाहता है। जिस जमीन को यूएन अवैध कहता है, हमास बंधकों के बदले उन जमीनों को छुड़वाने का प्रयास करेगा। हमास का प्लान यह है कि अगर उसे वेस्ट बैंक में जमीन हथियाने में कामयाबी मिल गई तो गाजा सहित उसका जनाधार वेस्ट बैंक में भी बढ़ जाएगा। इसके बाद वेस्ट बैंक में चुनाव कराकर हमास जीत हासिल कर लेगा और दुनिया को यह संदेश देगा कि असली फिलिस्तीनी आवाज हमास ही है। तो ये एक लंबी प्लानिंग है। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार हैं। सतीश कुमार जी, ये जो योजना है, यानी कि बंधकों को छोड़ने के बदले जमीन पर कब्जा करना और एक जो फिलिस्तीन, हमास लेड फिलिस्तीन का सपना है, ये क्या रियलिटी है या फिर ये हमास की फैंटेसी है? क्या लगता है आपको? रियलिटी शुरू से ही हमास की रही है, जब से हमास एग्जिस्टेंस में आया। और 1948 से लेकर 2012 तक की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वेस्ट बैंक और बाकी उन तमाम इलाकों में जहां पर इजरायली फोर्सेस और इजराइल ने अपना आधिपत्य जमा लिया, विशेषकर 67 के वार और 73 वार के बाद से उन सारे क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा हो गया। उसे वो हटाना चाहता है, हमास हटाना चाहता है। और वेस्ट बैंक उसका एक बहुत बड़ा निशाना है, जहां पर इजरायलियों को, यहूदियों को हटाकर वहाँ पर हमास के लोगों को यानी फिलिस्तीन को स्थापित करना चाहता है। ये एक फैंटेसी इसलिए है कि ये संभव नहीं है। अकेले इजराइल 2-3 युद्ध में पूरे अरब देश, इस्लामिक देश उसके विरोध में थे।
मोर्चे पर थे। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उससे लड़ रहे थे, तब उनकी हार हुई थी। आज इजराइल 2023 का इजराइल पहले के इजराइल से ज़्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा संवाहक भी है, लेकिन अपने बूते पर भी वो इजराइल अरब देशों से लड़ने की क्षमता विकसित कर चुका है। अब यहाँ पर जो समस्या है बंकर को लेकर, वो एक रियलिटी है कि दूध में पानी मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर ग्राउंड वर्क करता है, ग्राउंड हमला करता है, तो नुकसान ज़्यादा होंगे जी। और लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा वो उन तमाम हलकों पर जहां पर हमास की पकड़ है उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमको लगता है कि इसमें उसे सफलता भी अंततः मिलेगी। तो देखिए, आतंकवाद किसी भी रूप में है, बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकी हमले भारत में हो या फिर इजराइल में, ये सब एक जैसे हैं। हम अपने लोगों की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई, आप देखिए, आतंकी हमले भारत में हो या फिर इजराइल में, ये सभी एक जैसे, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। और देखिए, उन्होंने हमास का भी जिक्र किया था। आतंकियों को फंड और ट्रेनिंग देने वाले देशों की निंदा हो, वो जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। आतंकवाद को हराने में सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है। एंटनी ब्लिंकन ने सभी देशों से यह आह्वान किया और यूएनएससी के सदस्यों को आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। एंटनी ब्लिंकन का यह बयान है आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर। और बड़ी बात है, बोको हरम हो या फिर अलकायदा हो, ISIS हो और हमास हो, सबको उन्होंने एक ही तरह से कैटेगराइज किया अपने बयान में और कहा कि ये सभी आतंकवादी समूह हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इजरायल में दुनिया की महाशक्तियों के बड़े नेताओं की इजरायल पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इजरायल पहुंचे और इससे पहले तमाम दूसरे नेता भी इजरायल पहुंच चुके हैं। ओलाफ शोल्स की बात की जाए, जो कि चांसलर जर्मनी के 17 अक्टूबर को विजिट किया था। इससे पहले, इसके बाद 18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे थे। ऋषि सुनक अमेरिकी राष्ट्रपति के एक दिन बाद ही, यानी 19 अक्टूबर को पहुंचे थे इजरायल। साथ ही देखिए, जॉर्जिया मेलोनी PM इटली, वो 21 अक्टूबर 2023 को पहुंची इजरायल के समर्थन में। और साथ ही ग्रीस के PM मित्सोटाकिस भी 23 अक्टूबर को पहुंचे थे इजरायल के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए। और वहीं नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट की बात की जाए, जो 23 अक्टूबर को पहुंचे। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति 24 अक्टूबर और पेट फियाला, जो कि चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री हैं, वो आज पहुंचने वाले हैं। कमांडर राजीव सरदाना सर भी इस वक्त हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट अब जुड़ चुके हैं। कमांडर राजीव सरदाना सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, 19वां दिन हो गया है, इन सब के बीच लगातार हम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का दौरा भी इजरायल का देख पा रहे हैं, लेकिन किस तरफ जाता हुआ युद्ध आप देख पा रहे हैं? क्या इन दौरों से कोई फर्क पड़ पाएगा? क्या शांति के लिए है या इजरायल का समर्थन करने के लिए फिलिस्तीन के खिलाफ, अरब वर्ल्ड के खिलाफ? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जो विश्व के बड़े नेता हैं जो जा रहे हैं इजरायल, उनके प्रधानमंत्री से सपोर्ट दिखाने के लिए, पहली बात तो एक है सहानुभूति, एक दुख प्रकट करने के लिए कि इस देश के साथ इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जो छोटी चीज़ नहीं है। ये कोई 2, 10, 50 लोग नहीं, इतने ज़्यादा तादाद में लोग मारे गए हैं। तो पहले तो एक सहानुभूति है और दूसरा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, चाहे जितना भी समय आपको लगे इस लड़ाई में। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये दो गुटों में नहीं बट रहा देश विश्व, लेकिन उनके साथ खड़े होना, इस समय इजराइल के साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। जो विश्व की ताकतें हैं, और वो ना ही सिर्फ एक विजिट कर रहे हैं, अपना सपोर्ट मटेरियली और फाइनेंशियली भी देंगे यदि आवश्यकता पड़ी, जैसे अमेरिका ने दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये सपोर्ट खुलकर किया गया है, ये समर्थन सीधे तौर पर जताया गया है, बहुत खुलकर इजराइल के साथ ये सारे देश खड़े हैं, ये दिख रहा है। और इस बीच देखिए, एक और खबर ये है कि लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर जंग तेज हो गई है। सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी से इलाके में दहशत है। तो लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर भी जंग तेज होती नजर आ रही है, तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से। इजरायल बेहद नाराज है। एंटोनियो गुटेरेस से नहीं मिलेंगे इजरायली विदेश मंत्री। इजरायल में हमास के हमले पर गुटेरेस ने बयान दिया था और इसके बाद अब इजरायल की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई।
और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद फिलिस्तीन का जहां पर बड़ा बयान, विदेश मामलों के मंत्री रियाद अल मलीकी का बयान सामने आया है। कहा तब तक प्रतिनिधि भाषण देंगे। गाजा में 150 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह भाषण कब तक होगा? मलीकी ने कहा कि गाजा में अब तक 5700 लोगों की हत्या हो चुकी है। ये एक तरीके से इन आंकड़ों के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं इस वक्त गाजा में। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा, इजरायल में 33 अमेरिकियों की मौत हुई है। हमास इजरायल संघर्ष में अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है और उन्होंने ये संख्या 33 बताई है अब तक। तो इजरायल और हिजबुल्लाह की तनातनी से पूरी दुनिया की इस पर नजर है और इस बीच अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी क्यों कर रहा है? अब आपको इसकी वजह बताते हैं बिग वॉल के जरिए। आप देखिए अमेरिकियों का रेस्क्यू आखिर क्यों किया जा रहा है। ईरानी सपोर्ट से हिजबुल्लाह के बड़े हमले का डर इस वक्त सता रहा है। उत्तरी इजरायल में हमले की आशंका है। बिल्कुल, और देखिए ईरान के साथ नया मोर्चा खुलने का भी खतरा है। ईरान लगातार अमेरिका को धमकी देता रहा है। कई मुस्लिम देशों में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया और अरब देशों में बढ़ते प्रदर्शन ने भी चिंता बढ़ाई है अमेरिका की। और क्या इन्फॉर्मेशन, किसी भी वक्त प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो और भी ज्यादा हिंसक हो सकता है। खबर यह भी आ रही कि इजरायल की मदद पर अमेरिकी निशाने पर आ सकते हैं। इस बात की भी आशंका, इस बात का भी डर है। बिल्कुल, कई जगहों पर हमने देखा कि अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। ये पश्चिमी देशों में भी हमें देखने को मिला है। अब त्रिपाठी सर, ये सारी सिचुएशन अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यही उठता है कि इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमास के खात्मे का प्रण तो नेतन्याहू ले चुके हैं और हमास इजरायल के एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन इजरायल को नहीं मान्यता देगा। बिल्कुल, देखिए रवि, दो चीज़ें अभी आपने जिक्र किया था। जो इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 23 तारीख के अपने बयान में कहा था कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है और उनके हिसाब से 3 महीने तक जा सकता है। उसके बाद उनके रक्षा के जो एक स्पोक्स पर्सन हैं, कर्नल पीटर टर्नर, उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। पर इसके साथ में आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, हमास ने भी ये कहा है कि इजराइल सेना आ जाए, हम भी तैयार हैं। हमास ने अपनी तैयारी जरूर कर रखी है। उनकी ट्रेनिंग, उनके पास जो है एम्यूनिशन है, उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी हैं। 2 की पुराने पहले ज़माने की हैं, इगला 2 करके है, वो है उनके पास। वो अपने लड़ाकों की तैयारी कर चुके हैं। अभी भी हमास के घुसपैठिए इजराइल में हैं, वो वहाँ भी जो है इजराइल को परेशान कर सकते हैं। और जो टनल वारफेयर की हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, टैंक्स, एरियल जो है हेलीकॉप्टर्स, मेडिकल टीम्स, एक सब चीज़ें एक साथ जाएंगी और बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। कहाँ पर टनल किस जगह पर है, कितनी गहरी है, किधर से गुजरती है और वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। साथ ही आपने देखा कि वहाँ पर कितना बड़ा जो है बिल्टअप एरिया है, वहाँ इतनी बमबारी हुई है, वहाँ काफ़ी मलबा बिखरा है, तो वहाँ पर मैनूवर पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि एक बार आमना सामना जरूर होगा इससे पहले कि वॉर कंक्लूड हो, क्योंकि तैयारियां दोनों तरफ से हैं और दोनों में से कोई पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के पोस्ट के पास TV9 भारतवर्ष पहुंचा है। 200 मीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह के पोस्ट, लेबनान बॉर्डर से मनीष झा की जांबाज रिपोर्टिंग आप देखिए। जमीन पर मौजूद रहकर TV9 की टीम इस वक्त आपको लेबनान के ये आधे अधूरे घर इसलिए नहीं दिखा रही है कि हम लेबनान को दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए इतने करीब से हिजबुल्लाह, वहाँ से आप सोचिए 200-400 मीटर की दूरी पर, जहाँ से मैं उनके राइफल की जद में मौजूद हो सकता हूँ, वहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हमास और इजराइल के जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किस तरह की भूमिका निभाई है, यह पूरी दुनिया देख रही है। आज भी जब इजराइल के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई, तब भी यही कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह से जंग हुई तो हम लेबनान को तबाह कर देंगे। जिस तबाही की बात की जाती है, जिस तबाही को लेकर आशंका जताई जाती है, आप देखिए वो सामने में जो गाड़ी जा रही है, ये लेबनान की गाड़ी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हिजबुल्लाह
इसके ऑनर हैं या लेबनान के दूसरे लोग ऑनर हैं, लेकिन ये पूरा इलाका चूँकि हिजबुल्ला के कंट्रोल में है। तो कैमरे पर इस वक्त TV9 के कैमरे पर जो तस्वीरें आप देख रही हैं, पिछले 3 हफ्ते में ऐसी तस्वीरें दुनिया के किसी भी TV नेटवर्क में आपने नहीं देखी होगी। बाइडेन और सऊदी के प्रिंस के बीच हुई बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान से बाइडेन की बात, मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात पर हुई चर्चा। बाइडेन ने कहा अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन जारी है। जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। इजराइल एम्बेसी के सामने गाजा के समर्थन में प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देखिए, इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगा। तो देखिए लगातार जो समर्थन है वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर सतीश, ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहा है इजराइल का वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में उस बयान पर जिक्र करना चाहूंगा जो एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया। वो ये बोल रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए और अरब वर्ल्ड चाहता है कि तुरंत ये हमले रुकने चाहिए। इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ एंटनी ब्लिंकन ये बोल रहे हैं कि अगर सीज फायर होता है तो इससे हमास को फायदा होगा, लेकिन जो लोग हैं वहां पर उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए, मानवीय सहायता। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है साथ, क्योंकि अगर इजराइल हमला करेगा तो उधर तो लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ईंधन से लेकर स्वास्थ्य की अत्यंत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है पूरे गाजा पट्टी और तमाम इलाकों में। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार का लेटेस्ट इशू न्यूज़वीक जो एक पाक्षिक वीकली मैगजीन है अमेरिका की, जो सबसे ज़्यादा बिकती है, उसमें यही लिखा हुआ है हेडलाइन कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध को या संघर्ष को खत्म करने में सक्षम होंगे। ये सवालिया निशान लगाए गए हैं। अब सतीश जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। आप जो बात कह रहे हैं अमेरिका की भूमिका को लेकर, मेरा सवाल सिंपल है। जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था तो उस हमले के बाद क्या अरब वर्ल्ड की भूमिका नकारात्मक रही थी? शायद वहां गलती हुई इन देशों से। अगर वो चाहते तो अब ये स्थिति नहीं होती, उस हमले की निंदा करके उस समय इजराइल में मारे गए लोगों के साथ खड़े होके। क्या ये बड़ी चूक हुई है? नहीं, देखिए चूक ये स्ट्रैटेजिक हो सकता है कि क्योंकि अरब वर्ल्ड अपने आप में डिवाइडेड है। सऊदी अरबिया अमेरिका का पक्षधर रहा है, शुरू से ईरान का विरोधी रहा है। अब ईरान निरंतर हमले की बात कर रहा है कि हम युद्ध में आएंगे। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। 19 दिन गुजर चुके हैं, ईरान डायरेक्ट युद्ध में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके रेमिफिकेशन से ईरान बिल्कुल ठीक है, ईरान भी समझता है कि इस युद्ध में कूदने का अंजाम क्या हो सकता है। और देखिए अब हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे, 4 तस्वीरें जिनके जरिए आपको हम बताएंगे कैसे जेनिन में बीती रात इजरायल ने हमास के ठिकानों और उससे जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर हमले किए। इजरायल के हवाई हमले में हमास के 3 लड़ाके मारे गए। हमले में जेनिन के रेफ्यूजी कैंप में भी धमाके हुए और इस ऑपरेशन के दौरान इजरायल के भी 4 सैनिक घायल हुए हैं। तो ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है, मस्जिदों पर भीषण बमबारी। आप देखिए एक बार फिर से गाजा में इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक, बड़ा हवाई हमला और मस्जिदों को निशाना बनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि लगातार इस बात का शक आईडीएफ को रहता है कि मस्जिद हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, यहां पर हमास के जो लड़ाके आतंकी वो शरण ले सकते हैं। और देखिए लेबनान बॉर्डर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। TV9 के कैमरे में कैद हुआ हिजबुल्लाह का पोस्ट खाली कराया गया पूरा इलाका। इजरायल की आखिरी मिलिट्री पोस्ट से मनीष झा की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त इजरायल लेबनान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर हूँ। यहाँ पर मैं इजरायल की सरजमी पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरे ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर लेबनान के इलाके हैं, लेबनान के लोगों के घर हैं और इस वक्त वो हिजबुल्लाह के पोस्ट बने हुए हैं। तो मैं अपने सामने में इस वक्त हिजबुल्लाह के पोस्ट को देख रहा हूँ। कई इनकम्प्लीट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो देख रहा हूँ। एक मस्जिद है बड़ी सी, वो मुझे दिखाई दे रही है और इसके अलावा लगभग 2 दर्जन के करीब घर हैं जिस पर अभी फ़िलहाल हिजबुल्लाह के लोग रह रहे हैं। वहाँ से लगातार इस तरफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो इजरायली सैनिकों के पोस्ट बने हुए हैं वहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। तो महज 300-400 मीटर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है कि 300-400 मीटर की एरियल डिस्टेंस पे इस वक्त हिजबुल्लाह का पोस्ट है। जो लोकेशन है आप देखिए, मनारा क्रीफ, मेनारा, युक्ता और मिसगांव एम, इस तरह के लोकेशंस हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पर गाँव जैसे बने हुए इलाके हैं। इन सबको भी खाली कराया गया है क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में जो जंग चल रही है। और एक तरफ उस पहाड़ की चोटी पर जो सामने में आप देख रहे हैं
उस पर हिजबुल्लाह के पोस्ट, और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ आसपास चारों तरफ IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस बने हुए हैं। यहाँ पर तमाम सैनिक हैं, उनके हथियार हैं, टैंक हैं, ये सब बने हुए हैं। और ये वो जगह है, मतलब मैं यहाँ से चाहूँ तो वॉक करते हुए 5 मिनट के अंदर हिजबुल्लाह के पोस्ट पर जा सकता हूँ। हालांकि ये जाना उचित भी नहीं है और कितना रिस्क है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इस वक्त मैं उस